कर लेते हैं। मैं आपको यार इंटर कोई लड़ाई नहीं है मम्मी, क्या क्रूज की बात है भाई, नया बताऊं। मैम काजल भी फिर सब लगा लूंगी, काजल लाइनर वगैरह सब लगा के जाऊंगी, टेंशन मत लो। देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। एक सेकेंड देना मेरे को। ठीक है, तो आज ना हम स्टार्ट बायोटेक्नोलॉजी ही स्टार्ट कर कंटिन्यू करेंगे। डेट क्या है? 1। ओफो, आज तो अक्टूबर स्टार्ट हो गया। बायोटेक्नोलॉजी का ना प्रिंसिपल वाले हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे सेकेंड लेक्चर है, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? क्लोनिंग वेक्टर से। कहाँ से? क्लोनिंग वेक्टर से। लास्ट क्लास में हमने कर लिया था। कहाँ नहीं थी मैं नहीं थी। क्लास में क्या बातें हो रही है, रुको एक सेकेंड। मैम मेरी कंप्लेन है एक। हाँ बोलो इफ्रा, आपकी कंप्लेन बोलो, आपकी कंप्लेन सुनने के लिए बैठे हैं, बताओ। जूबिया लास्ट क्लास में आप नहीं थे ना, तो आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि हमने उसमें बहुत सारा पढ़ा था, वो छोटू मोटू कुछ नहीं था। तो वो मतलब हमने पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है वो हमने देखा था। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है कि भैया कोई भी एक बाहर से एक डीएनए लिया, उसको काटा, उसको एक प्लाज्मिड पे जोड़ा जो कि वेक्टर का काम करता है, फिर हम उसको होस्ट में डालते हैं। तो हमने उसी को लास्ट क्लास में समझा था। ठीक है जूबिया, तो ये पूरा बस डिटेल में हमने इसको जाना था कि वो कैसे काटा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है। काटा जाता है वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, जोड़ा जाता है वो डीएनए लाइगेज से। बस हमने लास्ट क्लास में इतना देखा था, उसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, तो आप जाके देख लेना। हमने लास्ट क्लास में बस रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बन रहा है वो देखा था। ठीक है, तो आज ना हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम? क्लोनिंग वेक्टर से। ठीक है मैम, वहां तो शिवानी मैम की क्लास आती है। किसको क्या कंफ्यूजन हो गया? मैम लास्ट क्लास का थोड़ा एक्सप्लेन। यस मैम, मैं भी नहीं थी क्लास में। कहाँ पे मीनू, कहाँ पे शिवानी की? अच्छा क्लास, ओके रिकॉर्डिंग। नहीं नहीं, वो पहले का है, अभी आप चेक करना, वहां पे है ना, सबका अपलोड हो चुका है। ठीक है मीनू, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हाँ उषा उषा उषा, क्या नाम है, आप फिजिक्स की क्लास ज्वाइन कर लो, कोई बात नहीं। मैंने आपको ये पहले ही बोला था कि ग्रुप 15, 16, 17, 18 के लिए ये चॉइस वाला है। जैसे आप लोगों को चाहिए था कि बायोटेक्नोलॉजी हमें थोड़ा सा जानना है टेस्ट से पहले, तो मैंने बोला था मैं इस बैच में करा रही हूँ, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मैं आपके बैच में कराऊंगी वरी नॉट, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। तो आप अभी आराम से जाके फिजिक्स का क्लास ज्वाइन करो, मैं आपको आराम से करवा दूंगी बाद में। ठीक है, इट्स टोटली अप टू योर चॉइस, ये मैंने आपके ऊपर रखा था, आपके बैच में होगा। ठीक है उषा, देखो, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है उषा, वरी नॉट, आपके उसमें होगा, तो आपका चॉइस है, आराम से जाके ज्वाइन कर लो, जिसको ज्वाइन करना है, कोई किसी पे लोड नहीं है। ठीक है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देखना सब कुछ। ठीक है, तो ना देखो, हमने लास्ट क्लास में ना वहां तक कर लिया था कि यार वो जो डीएनए है वो उसको सेपरेट कर रहे थे, ना इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह से। ठीक है, अब जो बात आती है वो बात क्या आती है कि उसके बाद ना क्लोनिंग वेक्टर के बारे में हमें पढ़ना था। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, फिर उसमें हम कैसे डीएनए बना रहे थे, जोड़ रहे थे, वो पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाला है क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। तो ये क्लोनिंग वेक्टर होता क्या है, कोई मुझे बताएगा?
देखो आपने किसी भी चीज को डीएनए को काटा और किसी प्लाज्मिड में जोड़ा, ठीक है, तो अब कोई पर्टिकुलर साइट होती है वहां पे जाके जुड़ेगा, ठीक है, ऐसा भी नहीं कहीं पे भी जाके जुड़ जाएगा। तो ना बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है कि भैया एक ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमें उसकी कॉपीज कितनी चाहिए, ठीक है, हमें ये देखना पड़ेगा कि वो एग्जैक्ट उसी साइट पे जाके जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है, तो उसकी एग्जैक्ट साइट पे जाके जुड़ने के लिए कोई बीच में है ना क्या नाम है मतलब प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही, तो बहुत सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और हमें कॉपीज किस जगह को किस जगह पे जोड़े, कौन से डीएनए को किस साइट पे जोड़े, कि हमें जैसे 15 कॉपीज चाहिए, 100 कॉपीज चाहिए, तो हमारी रिक्वायरमेंट और डिमांड के हिसाब से सारा चलने वाला है। तो बेटा आज का जो लेक्चर है ना वो कुछ बहुत सारे डायग्राम के बेसिस पे, तो उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट राइटिंग में लिखती जा रही हूँ और वेट करते जा रही हूँ, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ना बायोटेक का, ये आपको थोड़ा दिमाग में बैठाने के लिए आपको थोड़ा ये करना पड़ेगा। तो आप देखोगे आज हम ना थोड़ा डायग्राम वगैरह पे ज्यादा फोकस करके मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली अच्छे से समझ आए, क्योंकि ये वाला जो आई थिंक पार्ट है ना वो इतना अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आपको पता है प्लाज्मिड क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो अब ना देखो कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे पहला है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिसको ओराई भी बोलते हैं, दूसरा है सिलेक्टेबल मार्कर, ठीक है, और तीसरा है क्लोनिंग साइट, ठीक है, और चौथा है वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो आप ना इसके नाम से आपको कुछ कुछ समझ आ रहा होगा। तो पहला है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो ये वो साइट है जहां पे ना आप डीएनए को जोड़ोगे, आप जहां पे डीएनए को चिपकाओगे, ठीक है। लेट से ये एक वेक्टर था, आपने डीएनए को यहाँ पे लाके चिपकाया, तो यहाँ पे जाके चिपका रहे हो ना, ये हो गया इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ यानी कि यहाँ पे जुड़ के ही ये अपना रेप्लिकेशन शुरू करेगा। दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। क्लियर है सबको? फिर हमें आपने जब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे जोड़ दिया, जितनी मर्जी उतनी कॉपीज बनाओ यार, जितनी अनशन जितनी उसकी फोटोज कॉपी बनानी है बनाओ, बनाते चलाओ, पर एक साइट जरूरी है जहां पे इसको जोड़ना है, ठीक है। क्लियर है सबको हो रहा है के बारे में? ठीक है। हाय प्रिया, हाय प्रिया, ठीक है। अब दूसरा आता है सिलेक्टेबल मार्कर। कल एक बच्चा था, आप लोगों को याद है मैंने जिसका माइक ऑन किया था, तो मन्यू करके, जो सिलेक्टेबल मार्कर के बारे में पूछ रहा था, है ना। तो इफ मन्यू इज देयर ना, तो मन्यू आप भी सुन लो, मैंने बोला था कि ये अपन ने कल नहीं किया था, ये आज आने वाला था, ठीक है। तो देखो सिलेक्टेबल मार्कर क्या है, मैंने आपको बताया था, बस इतना बताया कि देखो अगर आपने किसी भी चीज को जोड़ा है, ठीक है, तो आप वहां पे जोड़ रहे हो तो उसके पीछे कोई रीजन होगा, ठीक है। तो इन एडिशन टू ओराई द वेक्टर रिक्वायर्स सेलेक्टेबल मार्कर। सिर्फ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी ओराई का ही जरूरत नहीं होता, सेलेक्टेबल मार्कर का भी जरूरत होता है। क्यों होता है? ठीक है, वो इसलिए होता है दैट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। सबसे ज्यादा हार्ड टॉपिक बच्चों को लगता है ये मैम, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, बहुत कंफ्यूजन रहता है ना। रहता है कि नहीं रहता है बताओ? कि मैम इसमें एंड में आते आते ना समझ ही नहीं होता, पता नहीं ये वाली लाइन तो क्या ही लिख देते हैं, ये वाला पैराग्राफ, कि इसको 1000 बार भी पढ़ लेते हैं ना तब भी दिमाग में ये वाला पैराग्राफ तो बैठ ही नहीं पाता है, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला। ऐसा है कि नहीं है बताओ? ये वाले में सबको दिक्कत आती ही नहीं आती है? आती है ना, इसीलिए मैंने एनसीईआरटी का पेज एज इट इज लेके छापा कि अब इसके बाद आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो वो मैं अभी आज आपको ये पैराग्राफ ना, मेरे को लगता है एनसीईआरटी का सबसे हार्ड पैराग्राफ है, जो बच्चों को 50 बार पढ़ने पे भी समझ नहीं आ पाता है, ठीक है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, दुनिया भर की पंचायती ठोक दी यार, किसी टीचर को भी थोड़ा समझने में टाइम लगता है, तो आप तो यार बच्चा पार्टी हो, ठीक है। तो देखो चीज क्या हो रही है, ओराई है जहां पे जाके सारी चीजें शुरू हो रही है। अब बात है उसके अलावा सेलेक्टेबल मार्कर की भी जरूरत है। तो सेलेक्टेबल मार्कर क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को। तो ट्रांसफॉर्मेंट क्या है, कोई भी चीज जो ट्रांसफॉर्म हो गई है, लाइक एक डीएनए है और ये प्लाज्मिड है, इनको जोड़ा है तो एक नई चीज बनी है। तो जो नया, देखो ये डीएनए है और ये वेक्टर है, इनको जोड़ा तो ये ट्रांसफॉर्मेंट है, मतलब एक ये नया जो बना है डीएनए, ये देखो ये डीएनए है और ये वेक्टर है,
तो ये जो नया है, जो ट्रांसफॉर्म हो गया है, वो है ट्रांसफॉर्मेंट। और जो भैया सिंपल सीधा सादा एक डीएनए का पीस है, जिसको मैं अभी तक काट पीट के कहीं जोड़ा नहीं गया, जो सिंपल सादा सिंपल है, वो है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अभी के लिए जान लो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या है, ये क्लियर है ना सबको। तो सेलेक्टेबल मार्कर क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है ट्रांसफॉर्मेंट को, और उन्हीं का मतलब हमें तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट चीजें बनाना है। रिकॉम्बिनेंट मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये वाला क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, जो हमने एक आर्टिफिशियल नया खुद से डीएनए बनाया है, डीएनए को काट के जोड़ा करा, फिर वेक्टर प्लाज्मिड में हमने जोड़ा, तो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये ट्रांसफॉर्म्ड है। ठीक है, तो सिलेक्टेबल मार्कर क्या कर रहा है, इस ट्रांसफॉर्म्ड वाले को हटा रहा है, और बाकी जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है उसको हटा रहा है, और उनका ग्रोथ इनहिबिट कर दे रहा है। ठीक है, ये काम है सेलेक्टेबल मार्कर का। ठीक है, अब एक लाइन देखो, देखो, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ होस्ट बैक्टीरियम। अब क्या होता है, ये पूरा देखो एक नया डीएनए बन चुका है ना। तो अब इस पूरे डीएनए को हमें होस्ट में डालना होता है, लेट से ई कोलाई, जैसे मैंने कल आपको बताया। तो इसको इसके अंदर डालने का जो काम है, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब नॉर्मली द जीन्स एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स सच एज एम्फिसिलिन, क्लोरेमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन आर कंसिडर्ड यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर्स। तो ये देखना, ये देखो, ये एम्फिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये जो है ना, ये क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर है। क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर है। कैसे, ये जो लाइन है देखो, आपको समझ आ रही है, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, ये क्या कर रहे हैं, ये जो एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन ना, इनकी एक प्रॉपर्टी है, इनकी एक प्रॉपर्टी है जिसमें आप कंफ्यूज होते हो, जिसका नाम है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। ये नाम बहुत बार आता है जो हमें कंफ्यूजन क्रिएट करता है। दो एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, इनकी ना एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। अभी इतना याद रखो, बाकी पूरा प्रोसेस क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी सिर्फ मैं प्रॉपर्टीज बता रही हूँ चीजों की। ठीक है, अब तीसरी चीज आती है क्लोनिंग साइट। तो क्लोनिंग साइट में क्या है, in order to link alien DNA, the vectors need to have very few, preferably single recognition site for commonly used restriction enzyme। तो देखो, इसका मतलब अगर आप किसी भी डीएनए को यहाँ पे आके लिंक कर रहे हो, तो एक रिकॉग्निशन साइट होती है, यानी मतलब उसी साइट पे जोड़ना है। पर भैया अगर एक से ज्यादा साइट है, तो डीएनए तो खुद कंफ्यूज हो जाएगा, मैं इधर जाऊं, मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं। तो एक ही साइट होनी चाहिए यार, अगर ज्यादा साइट हुई तो ये प्रोसेस खराब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। तो प्रोसेस कैसे खराब होगा कि यार देखो, डीएनए इधर भी जाके जुड़ गया, डीएनए इधर भी जाके जुड़ गया, तो अलग अलग फ्रेगमेंट्स क्रिएट कर जाएंगे, जिसकी वजह से अलग अलग क्लोनिंग होगी, अलग अलग जगह प्रोसेस शुरू होगा। तो अलग अलग जाके सब कुछ करने से बढ़िया एक रिकॉग्निशन साइट हो, उधर ही जाके जुड़ जाए, फिर उधर ही जाके क्लोनिंग कर ले। यहां तक सबको क्लियर है। ठीक है, तो क्लोनिंग साइट वगैरह और रिकॉग्निशन साइट एक ही होनी चाहिए, है ना। यहां तक किसी को कंफ्यूजन। ठीक है, अब ना, अब देखो, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बना रही हूँ, ये फ्लो चार्ट वगैरह वाला ही बना रही हूँ, तो आप देखते जाना। इन ऑर्डर टू लिंक एलियन डीएनए, वेक्टर हैव वेरी फ्यू रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, एक वेरी फ्यू रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, ये मैंने बता दिया। अदरवाइज क्या होगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा प्रोसेस, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब लाइगेशन मतलब जोड़ना, डीएनए आपके जब जुड़ेगा तो उसको लाइगेशन बोलते हैं। लाइगेशन इज कैरिड आउट, ये वाली लाइन ना बहुत ध्यान से देखना, इसी लाइन के लिए मैं फ्लो चार्ट बना रही हूँ। लाइगेशन इज कैरिड आउट एट रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ टू एंटीबायोटिक
रेजिस्टेंस जीन। ये लाइन तुम 50 बार समझ लो, कर लो और पढ़ लो। समझ मैम कभी भी नहीं आती, आज तक नहीं आई और मेरे को नहीं लगता आगे भी आएगी। ऐसा नहीं है, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो अपन क्या कर रहे हैं पूरा, देखो मैंने क्या बता दिया अभी तक, अपन ने क्या समराइज किया। रिस्ट्रिक्शन साइड मतलब जहां पे जुड़ना है वो एक ही होनी चाहिए, ठीक है। अब जो लिगेशन इज कैरिड आउट एट रिस्ट्रिक्शन साइड, पहले इसको करो अंडरलाइन, रिस्ट्रिक्शन साइड, ठीक है। प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, इसको भी करो अंडरलाइन, ठीक है। दो वर्ड याद में बैठा लो, रिस्ट्रिक्शन साइट और टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंसी। दो चीज आपके दिमाग में बैठ चुकी है ना। तो अब देखो, ये है हमारा टेट्रासाइक्लिन, जिसको हम डायग्राम में डिनोट करते हैं, और रिस्ट्रिक्शन साइट कौन सी है, बैम एच आई, ठीक है। ठीक है, वो जो डायग्राम है सर्किल वाला, उसके अंदर ना बहुत कंफ्यूजन रहता है कि रिस्ट्रिक्शन साइट कौन सी है। रिस्ट्रिक्शन साइट यानी जहां पे आपकी चीजें जुड़ेगी, ठीक है। और टेट्रासाइक्लिन क्या है, वो प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताया जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन कौन सी, टेट्रासाइक्लिन प्रॉपर्टी है यार, वो प्रॉपर्टी जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वाली प्रॉपर्टी शो कर रही है कि रेजिस्टेंस है, एंटीबायोटिक कोई भी हो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा रही है, ये एक प्रॉपर्टी है। और बैम एच आई क्या है, एक साइट है, ठीक है। ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है। और वेक्टर कौन सा है इसके अंदर, वेक्टर है PBr322, ये है वेक्टर। ये डायग्राम ही क्लियर नहीं होता है बच्चों को, तो उसके अंदर चीजें क्या हो रही है कैसे हो रही है वो तो बात की बात है, ठीक है। तो अब ये पूरा प्रोसेस चल कैसे रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। अब हम ना इस रिस्ट्रिक्शन साइट, ये जो बैम एच आई है, पहले एक बार ना ये डायग्राम देख लो, फिर इसकी कहानी में शुरू करूंगी। देखो ये बैम एच आई क्लियर है आपको, ये है रिस्ट्रिक्शन साइट और ये है टेट्रासाइक्लिन। तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे, ये क्लियर है ना सबको, बैम एच आई ये रहा, टेट्रासाइक्लिन ये रहा। अब कहानी अपन शुरू करते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट वाली, कि पूरा प्रोसेस चल कैसे रहा है, कैसे ये एंटीबॉडीज हो रही है, कैसे ट्रांसफॉर्मेंट को अलग कर रहे हैं, कैसे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अपन अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन एक सेकेंड का मेरे को टाइम दो, मैं लिख देती हूँ एक बार। वन एंटीबायोटिक, एक सेकेंड, डीएनए मिला किधर चला, मैं उधर चला। राइट पार्ट, हाँ वन, एक सेकेंड रुको। हाँ इफ्रा एक सेकेंड रुको, मेरे को एक कॉल आ रहा है, एक सेकेंड।
हाँ इफ्रा बोलो। आज इस टॉपिक से पर है। ओके ओके, वेरी फनी। क्या था? अभी करेंगे इफ्रा, जैसे कल किया था ना, आज भी करेंगे। बस एक बार टॉपिक हो जाए, सो दैट ना ये क्लियर हो जाए। थोड़ा हार्ड टॉपिक है यार, बच्चों को क्लियर नहीं होता। अगर ऐसे बीच बीच में थोड़ा लूप तोड़ेंगे ना तो दिक्कत आएगा। ठीक है, देखो। इसको छोड़ो अभी। और अब मैं यहाँ से जो लिखना शुरू कर रही हूँ, ये जो अभी तक मैंने बोला है ना, ये मैं वही लिख रही हूँ। तो समझ आ रहा है? एक बार देखो। देखो, अभी तक हमने क्या देखा? हाँ इफ्रा, अभी करेंगे। अभी देखो, तो अभी तक हमने क्या देखा? रिकॉम्बिनेंट चीज देखी, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट हम कैसे, क्या प्रोसेस हो रहा था, वो हम पूरा देख चुके थे। तो अब जो हम देखने वाले हैं वो हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं। बैम एचआईसाइड टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन के हमें पता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब हमें कैसे पता करना है कि आप, मैम आपने तो ऐसे बोल के बता दिया कि ट्रांसफॉर्मेंट है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, कि इस पे आके वो जुड़ चुका है तो हमने मान लिया। तो इसको पता करवाने का ये जो तरीका है ना, वो है। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मेट है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि इसके अंदर देखो टेट्रासाइक्लिन आके जुड़ा है। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन आके लग गया है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन आके लग गया है, मतलब वो कौन सी प्रॉपर्टी उसको प्रोवाइड करवा रहा है? वो प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवा रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली। तो जो नई चीज जो बनी है, जो रिकॉम्बिनेंट जो चीज बनी है, ठीक है, ये जो नई चीज बनी है यहाँ पे, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन जुड़ा हुआ है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो अब हमें इसे अलग करना है, रिकॉम्बिनेंट वाले को नॉन रिकॉम्बिनेंट, यानी जिसके पास टेट्रासाइक्लिन नहीं जुड़ा है। तो हम इसे कैसे अलग करेंगे? हम इसे अलग करेंगे एक मेथड से, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको डालेंगे, ये जो हमने बनाया है पूरा, ठीक है, उसको हम डालेंगे एक प्लेट में, जिसके अंदर एक में तो है एम्फिसिलिन और एक में है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो क्या होगा कि जो रिकॉम्बिनेंट है, यानी मतलब जिसमें टेट्रासाइक्लिन जुड़ा हुआ है, मतलब वही ट्रांसफॉर्म हुआ है ना, वही कुछ नया वाला है। तो जो रिकॉम्बिनेंट है वो तो क्या होगा, वो एम्फिसिलिन में ग्रो कर जाएगा, ठीक है। बट टेट्रासाइक्लिन वाली प्लेट में वो ग्रो नहीं कर पाएगा। यानी इस वाले को ना, जब हम एम्फिसिलिन की प्लेट में डाल देंगे, जिस प्लेट में एम्फिसिलिन है, वो तो ग्रो कर जाएगा, ये आगे अपना प्रोसेस कर जाएगा। पर हम जब इसको, हम टेट्रासाइक्लिन वाली ही इसकी सेम मीडियम वाली प्लेट में डाल देंगे ना, तो ये आगे जाके ग्रो नहीं कर पाएगा। तो हमें पता पड़ जाएगा भैया कि अगर ये ग्रो नहीं किया है, मतलब भैया ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। क्लियर है सबको? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन?
अब ये हमने बात कर ली रिकॉम्बिनेंट वाले की। मैम ये भी तो हो सकता है जो हमने लिया है हाथ में वो नॉन रिकॉम्बिनेंट हो, तो ये हमने रिकॉम्बिनेंट का बना दिया कि भैया वो एम्फिसिलीन में ग्रो करेगा, टेट्रासाइक्लिन में ग्रो और टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेगा। पर अगर जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है अगर वो हमारे हाथ में आ गया तो बेटा वो क्या करेगा, बताओ वो क्या करेगा? क्या करेगा? वो ग्रो करेगा नहीं करेगा, बताओ? वो ग्रो करेगा नहीं करेगा? देखो वो उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन है ही नहीं, उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन है ही नहीं, तो क्या करेगा वो बताओ? उसमें टेट्रासाइक्लिन है ही नहीं, तो क्या करेगा? खुद का दिमाग लगाओ, टेट्रासाइक्लिन नहीं है तो क्या कर जाएगा वो? ग्रो करेगा। उसमें टेट्रासाइक्लिन है ही नहीं तो बेटा वो ग्रो कर जाएगा ना। जब उसमें टेट्रासाइक्लिन होगा तभी वो खुद से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी है। पर अगर उसके अंदर नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला हमने ले लिया है जो ट्रांसफॉर्म हुआ ही नहीं है, जो सीधा साधा यार अभी उसके अंदर कुछ नहीं जोड़ा है, तो वो ग्रो दोनों मीडियम में कर जाएगा, चाहे फिर वो एम्फिसिलिन हो चाहे फिर वो टेट्रासाइक्लिन हो। क्लियर है सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन? तो इससे हमने जो कंक्लूजन निकाला है, मैंने कंक्लूजन सबसे टॉप पे इसलिए लिखा, तो देखो क्या हुआ, वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प इन सेलेक्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन, वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, और वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कौन सा है? वो है हमारा कौन सा है? टेट्रासाइक्लिन। तो भैया यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन ने सब डिसाइड कर दिया, और इसी ने सब है ना, देखो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को डिफरेंशिएट कर दिया। कैसे किया ये सबको क्लियर हुआ? और अदर जीन गेट्स इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, और जो जो दूसरा जीन था, ठीक है, जो दूसरा जीन था वो इनएक्टिवेटेड हो गया क्योंकि यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन जुड़ा है, क्योंकि इसको इसमें डाला तो ये क्या नाम है, ग्रो नहीं कर पाया। तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इनएक्टिव हो गया, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बताओ क्या बोलते हैं? कुछ तो बोलते हैं, बाद में देखेंगे क्या बोलते हैं, ठीक है? बिग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो ये हमने प्रॉपर देख लिया, ये सब समझ आ चुका है ना कि भैया टेट्रासाइक्लिन के जुड़ने से कि क्या हुआ है, टेट्रासाइक्लिन को जुड़ने से वो ट्रांसफॉर्म हो गया, उसको हम बोलते हैं नया ट्रांसफॉर्मेंट, और जिसमें टेट्रासाइक्लिन नहीं जोड़ा है वो है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये सबको क्लियर है? अब इसके बाद क्या होगा, भैया यार ये प्रोसेस बहुत हार्ड है, मैम आपने जैसा बताया ना ये उतना ही हार्ड है, तो भैया ये पूरा प्रोसेस हार्ड है तो हमें इसे थोड़ा ना इजी करना था, इस प्रोसेस को हमें इजी करना था कि भैया इजी तरीके से हम ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को फाइंड करें, कि भैया कभी एक बार एम्फिसिलिन में डालना पड़ रहा है एक बार टेट्रासाइक्लिन में डालना पड़ रहा है, मैम इतना नहीं हो पा रहा, इतनी प्लेटों का जुगाड़ हमारे घर में तो नहीं हो पाएगा। तो क्या किया हमने, एक सबस्ट्रेट लिया, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, उसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि यार वो कलर प्रोवाइड करवा देता था, ठीक है? तो हमने क्या किया, एक ऐसा सबस्ट्रेट लिया क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट कि वो कलर प्रोवाइड करवा दे, ठीक है? तो अब क्या किया कि जो डीएनए था, ठीक है, उसको उसके अंदर डाला, ठीक है, और उसके अंदर डीएनए इज इंसर्टेड विद इन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है? इसके देखो क्या किया, इसके अंदर डीएनए को डाला गया जिसके अंदर एंजाइम थे, एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडिस। अब क्या हुआ, जैसे डीएनए को इसके अंदर डाला गया, क्या हो गया, इनएक्टिवेशन हो गया यार जीन का, इनएक्टिवेशन हो गया जीन का, किसका, किसके लिए? फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम। जब डीएनए को इसके अंदर डाला, ये जुड़ गए, तो भैया इनएक्टिवेशन ही हो गया जुड़ने पे, तो कि ऐसा इनएक्टिवेशन हुआ कि वो ये एंजाइम ही नहीं बना पा रहा है, ठीक है? तो फिर इसमें डाला गया क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जो कलर प्रोवाइड करवाता है, ठीक है? तो हमने ये देखा जब जैसे ही कलर डाल दिया तो ब्लू कलर की कॉलोनीज आई, कौन से कलर की? ब्लू कलर की कॉलोनीज आई, ठीक है? तो ब्लू कलर की कॉलोनीज आई है, इसका मतलब हुआ डज नॉट हैव इंसर्ट, यानी इसमें अभी कुछ इंसर्ट नहीं हुआ है, ठीक है? और दूसरी जो कंडीशन है वो है
अगर इसमें इन केस अगर कुछ इंसर्ट हुआ है, लाइक डीएनए का अगर एडिशन हुआ है, तो क्या होगा, क्या होगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। मतलब देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे जुड़ा, यहाँ पे जब डीएनए इस एंजाइम में इसमें जाके जुड़ा तो क्या हुआ, इनएक्टिवेशन हो गया, जिसकी वजह से इसने ये एंजाइम ही बनाना बंद कर दिया। तो ये वो वाला केस है जब इंसर्ट हुआ है। तो कौन सी वो प्रॉपर्टी थी, वो थी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, कि उसने उसी को इनएक्टिवेट कर दिया और वही एंजाइम नहीं बना पा रहा है। तो इस केस में क्या होता है, इसमें डज नॉट प्रोड्यूस कलर, इसके अंदर कोई भी कलर नहीं बन पाता है, और यानी कि ये है रिकॉम्बिनेंट वाला, ठीक है, और ये है नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला। क्लियर है सबको? अभी समझ आया कि पूरी कहानी क्या चली है, कहानी क्या चली, सबको समझ आया। डीएनए को जब एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज से जोड़ा तो भैया यहाँ पे कुछ और होने की जगह क्या हुआ, उसी का इनएक्टिवेशन हो गया, वो एंजाइम ही नहीं बन पा रहा है। यानी चीज जुड़ी है, चीजें आपस में जुड़ी है, तो क्या हुआ है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जिसकी वजह से जब हमने उसमें क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डाला, कि ऐसा सबस्ट्रेट कि हमें वो कलर बता दे, तो अगर कलर नहीं आ रहा, इसका मतलब कुछ तो जुड़ा है, कुछ तो जुड़ा है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है, यानी ये रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट मतलब कुछ नया बना है। पर अगर उसके अंदर ब्लू कलर आ गया, मतलब क्या हुआ कि भैया इसके अंदर तो कुछ जुड़ा ही नहीं था, और ये है कुछ जुड़ा ही नहीं, मतलब ये है नॉन रिकॉम्बिनेंट, है ना? सबको समझ आया, अच्छे से दिमाग में बैठ गया, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? बोलो 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 बोलो। इफ्रा ने पूछा कि इसका लाइव एग्जांपल, बेटा यही है इसका, ये PBr322 है ना, ये पूरा उसी के अंदर जो चल रहा है। हम है ना, ये प्रॉपर्टी है जो टेट्रासाइक्लिन वगैरह हम पढ़ते हैं ना, ये उसी के बारे में ही बताया गया है कि जो टेट्रासाइक्लिन, जब हम मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, कि टेट्रासाइक्लिन, कभी आपने बैठी हो कि कभी आपको कोई डिजीज हो जाती है जिसके अंदर आपको एंटीबायोटिक्स वाली दवाई दी जाती है, ड्रग्स दिए जाते हैं, तो वो कैसे काम करते हैं, उनको पहले कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि टेट्रासाइक्लिन कौन सा है, ये वही चीजें हैं। ईरम अपलोड हो चुकी है, एक बार आप चेक करना। नाजिया, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं था, ये तो बहुत ही सबसे ज्यादा इजी था, कि एक बार जो रिकॉम्बिनेंट वाला है उसको पहले एम्फिसिलीन में डाला और फिर टेट्रासाइक्लिन में डाला, तो जो रिकॉम्बिनेंट वाला है ना, वो एम्फिसिलीन में तो ग्रो कर जाएगा, पर टेट्रासाइक्लिन वाले में ग्रो नहीं करेगा। बस इतना था, ठीक है? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? सबसे हार्ड टॉपिक था यार, मैंने इसलिए इतना ज्यादा टाइम लगाया, नहीं तो मैं नहीं लगाती, क्योंकि बच्चों को ना ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन दिमाग में बैठा जाता है, और बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं और इसको छोड़ देते हैं, ठीक है? अब अपन को ऐसा नहीं करना है। आई थिंक यहाँ पे सबको क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट चीज है वो है वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल, कि अब कोई वेक्टर है, ठीक है, तो वो प्लांट्स और एनिमल्स में है, ठीक है, मतलब आप किसी भी चीज को, डीएनए को जोड़ रहे हो वेक्टर से, उसको आप होस्ट में डाल रहे हो, तो उसके अंदर ना मतलब वेक्टर की कुछ क्वालिटीज होती है, आपको देखना पड़ता है कि भैया वेक्टर कैसा है, आपको उस वेक्टर की जरूरत है या नहीं है। तो हम इसके बारे में ना मतलब ऐसे कुछ एक आध चीजें जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, लाइक एक होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा आपने रेट्रोवायरस इन एनिमल, ठीक है? तो भैया ये जो प्लाज्मिड है, ये जो वेक्टर है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन, जिसका मतलब देखो यहाँ पे लिखती हूँ मैं, TI, इसको ऐसे बोलते हैं, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। तो ये क्या करता है, देखो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट, ठीक है? ये क्या है, पैथोजन है बहुत सारे डाइकॉट प्लांट का, मतलब डाइकॉट प्लांट को ये खा के खत्म कर देता है,
ठीक है, उनके लिए बहुत बेकार है। और फिर क्या कैसे करता है, ये डिलीवर द पीस ऑफ डीएनए जिसका नाम है टीडीएनए, कैसे करता है कि उसके अंदर ना डाइकॉट प्लांट के अंदर ये क्या करता है, एक डीएनए भेज देता है जिसका नाम है टीडीएनए, और उसको खा के खत्म कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल सेल होता है ना उस पेड़ के अंदर, डाइकॉट के अंदर, नॉर्मल सेल कैंसर सेल, जो कैंसरस सेल यानी ट्यूमर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो ट्यूमर क्या करता है, वो केमिकल प्रोड्यूस करता जाता है जो इस पैथोजन को चाहिए होता है। ठीक है, तो पैथोजन को खाना मिलता जाता है इससे। वही ना, मतलब पैथोजन ऐसा क्यों कर रहा है, पैथोजन इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे खाना चाहिए। तो पैथोजन क्या कर रहा है, डाइकॉट प्लांट पे जाके बैठ रहा है, फिर डाइकॉट प्लांट पे जाके क्या कर रहा है, टीडीएनए उसके अंदर डाल दे रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसके अंदर जो नॉर्मल सेल है प्लांट के अंदर, वो ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो रहा है। और ट्यूमर सेल क्या कर रहा है, केमिकल रिलीज कर रहा है। ठीक है, जिससे उसको खाना मिल रहा है। पर अब आप सोचोगे कि मैम ये इतना बेकार इंसान है, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन इतना बेकार इंसान है, हम इसको एज अ प्लाज्मिड क्यों यूज करेंगे मैम, ये तो हमें पसंद नहीं आया। पर बेटा ये हमारे काम का है, तो क्या कहते हैं, टाइम के गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो बेटा हम इसके अंदर ना कुछ कुछ चेंजेस कर देते हैं, और हम इसे बुरे से बुरे इंसान को भी ना अच्छा कर देते हैं। तो हम कुछ इसके अंदर ऐसे चेंजेस करते हैं कि ये पैथोजेनिक नहीं रहता प्लांट के लिए, और हम इसको वेक्टर की तरह यूज कर लेते हैं। ठीक है, फिर वो कैसे कैसे चेंजेस करते हैं हम वो आगे पढ़ेंगे। फिर दूसरा होता है यार एक रेट्रोवायरस एनिमल्स के अंदर, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसको डिसार्म्ड कर देते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ना रेट्रोवायरस को भी भैया एज अ प्लाज्मिड यूज करना है, और ये भी बुरा इंसान है क्योंकि ये नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देता है। पर हमें इसको, बुरे इंसान को भी हमें काम में लेना है, तो हम क्या करेंगे, इसके हाथ ही काट देंगे, चला लेते को जितना हाथ चलाना है। ठीक है, ये क्लियर है सबको, क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ आया ना। अब मैंने कॉम्पिटेंट होस्ट की बात करी कि यार मतलब देखो, जो भी पूरा प्रोसेस है कि एक डीएनए है, जब आप डीएनए को किसी और के अंदर डालोगे तो क्या वो इजीली इतना जुड़ पाता है, नहीं। तो उसको इजीली जुड़ने के लिए ना उसके अंदर क्यों नहीं जुड़ पाता, क्योंकि डीएनए जो है वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, तो उसके अंदर से कोई चीज इजीली नहीं जा पाती। ठीक है, इजीली नहीं जा पा रही है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम डीएनए को और ऐसा कंपैटिबल बना देंगे, उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको कुछ इस तरीके से ट्रीट करेंगे कि भैया वो आपस में इजीली जुड़ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ कंसंट्रेशन, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन डाल देंगे कैल्शियम का, जिसकी वजह से ये आराम से जुड़ पाए। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है कि उसको कॉम्पिटेंट कैसे बनाएंगे, क्योंकि डीएनए कॉम्पिटेंट नहीं है, तो उसको डाइवेलेंट केटाइन, डाइवेलेंट केटाइन बोले तो कैल्शियम, कैल्शियम से ट्रीट करते हैं और ये कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है, अब वो जुड़ चुका है डाइवेलेंट केटाइन से ट्रीट करने के बाद। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो नया डीएनए बना है, ठीक है, उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, उस जो सेल है, ठीक है, उसको पहले हम डालेंगे आइस पे। पहले किस पे डालेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आइस पे ठंडा करेंगे, फिर हम उसको झटका देंगे, किसका, गर्मी का। ठीक है, पहले उसको ठंडा करा, फिर हमने उसको झटका दिया गर्मी का, से क्या होगा, इस झटके से उसको क्या हो रहा है, इस झटके से ये हो रहा है, वो जो बैक्टीरिया है वो उस डीएनए को अपने अंदर ले लेगा, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमने बनाया है वो उसके अपने अंदर ले लेगा। क्लियर है सबको। और खाली यार सिर्फ ये अकेला एक मेथड नहीं है, और मेथड भी है। और मेथड जानो कौन से, माइक्रो इंजेक्शन। कौन सा, माइक्रो इंजेक्शन। एक ये भी मेथड है जिससे आप ना एनिमल्स के अंदर डाल सकते हो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। कैसे क्या करते हैं, इंजेक्शन से ना जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस है, डायरेक्ट इसके अंदर ही डाल दिया जाता है इंजेक्शन से। कर ले जो करना है, हम तो न्यूक्लियस में डाल दे रहे हैं, हाथ पैर तो तेरे बाद में चलेंगे। दूसरा होता है, अगर प्लांट्स में हम बात करें तो एक बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड होता है। ये प्लांट में होता है बेटा, किस में होता है, प्लांट के अंदर। तो इसके अंदर कहते हैं सेल्स आर बॉम्बार्डेड विथ हाई वेलोसिटी, इतनी तेज वेलोसिटी से सेल्स को डाला जाता है जिसके अंदर क्या करता है, और वो इतनी जैसे गोली, गोली को इतनी तेज डाला जाता है, और ये गोली किसकी है, गोल्ड और टंगस्टन की। और इसके ऊपर क्या कर दिया है, इसके ऊपर हमने हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ना उसको चिपका दिया है, हमने इनके साथ खेला एक खेल।
और हमने क्या किया है, इस गोली जो गोल्ड की और टंगस्टन की थी, इसको इतनी हाई वेलोसिटी से फेंका है और इसके ऊपर हमने क्या धोखे से डीएनए चिपका दिया, तो ये उसके अंदर जाएगा तो अपने साथ साथ डीएनए भी लेके जाएगा। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं भैया, उसको डिसआर्म कर देंगे, उसके हम हाथ पांव ही काट देंगे, तुम कर लो जो करना है, डिसआर्म पैथोजन वेक्टर। ठीक है, ये सबको क्लियर होगा हुआ, किसी को कोई कंफ्यूजन? कौन सा क्वेश्चन इफ्रा, मैंने तो कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा। इफ्रा बच्चा, मैं तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा अभी। देखो यार, मेरे को ऐसा लगता है आज वाला जो लेक्चर था ना वो बहुत ही मतलब हार्ड था, क्योंकि बच्चों को ना वो चीज नहीं समझ आ पाती, इसीलिए। अरे बेटा, मैं तो अभी तो ये क्वेश्चन तो मैंने ये पूछा कि समझ आया नहीं आया, इसके अलावा तो मैंने कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछा। यार आज का लेक्चर ना मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे हार्ड वाला था। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चों को यार सबसे ज्यादा दिक्कत ये वाला जो पैरा है ना, इसके अंदर आती है। ठीक है, इसके अंदर आती है, तो एक बार मैं आपको ये पैरा भी पढ़ के बता देती हूँ कि अब आपको ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, देखो, इन ऑर्डर टू रिकॉग्निशन यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, ये भी पढ़ लिया था, इन ऑर्डर टू कॉम्प्लिकेट जीन क्लोनिंग द लाइगेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन में, हाँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यू कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए at a BAM-HI site of tetracycline resistance gene in the vector PBR32। मतलब आपने इस साइट पे इसको जोड़ा है। ठीक है, ये यहां तक क्लियर हुआ, और वेक्टर है हमारा PBR322। तो अब द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। ठीक है, अब क्या होगा, जब इसको जोड़ा गया यहाँ पे, तो ये नई चीज बनी है, रिकॉम्बिनेंट बना है, तो ये क्या करेगा, ये वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देगा। ठीक है, कौन सी? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली। पर हम इसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट को और रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, selected one by plating the transformant, देखो, once by plating the transformant on the tetracycline containing medium, the transformant grow on the ampicillin containing medium, are then transformed on the medium containing tetracycline। the recombinant will grow in ampicillin, ठीक है, containing medium but not on the containing tetracycline, but non-recombinant will grow on the medium containing the both antibiotics। क्लियर है सबको? यही था ये वाली जो कहानी मैंने आपको समझाई। सबको समझ आया ना कि भैया पहले ये हार्ड वाला प्रोसेस है, अलग अलग प्लेटों में डालना पड़ रहा था हमें पता करने के लिए कि टेट्रासाइक्लिन किस पे जुड़ा है किस में नहीं जुड़ा है। मतलब टेट्रासाइक्लिन जुड़ा हुआ है मतलब वो रिकॉम्बिनेंट है, जिसमें टेट्रासाइक्लिन नहीं जुड़ा है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट। इनको सेपरेट कर लिया, पर ये प्रोसेस हमें हार्ड लगा है, तो हमने क्या किया, हमने नया प्रोसेस चूज किया, जिसके हम क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, रुको, देखो मेरे को